सभी को बहुत आनंद आएगा और मैं आप सभी से नम्र निवेदन करूंगी कि बहुत कम चल रही है शुरू से, जब से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, और साहित्य का सफर परंपरा से आधुनिकता तक इस विषय पर चर्चा होगी। और साहित्य के बारे में हमने सुना, पढ़ा, गढ़ा कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन आज एक सुंदर बात और पता चली आदरणीय जी के जो प्रकाशमान है और जो अंधकार को दूर करता है। तो ये एक अच्छी बात हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने आए हैं उस विषय के लिए 4 महानुभाव यहाँ मौजूद हैं और सब अपने अपने विचार रखेंगे, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान ही करना आज ज़रूरी है। और मुझे लगता है साहित्य की एक कड़ी, साहित्य का एक चरण ये भी है कि हम अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और परंपरागत साहित्य की यदि मैं बात करूं तो मौखिक रूप से जब हम अपने ज़माने में, क्योंकि हर काल में साहित्य होता है, साहित्य बहुत गहराई है साहित्य की, वहां तक था पाना बड़ा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर यहाँ कुछ बच्चे होते तो वो उस चीज़ को समझ पाते, क्योंकि अगर लेखनी चलानी है तो थोड़ा साहित्य का ज्ञान लेना भी ज़रूरी है। खैर, मैं बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बढ़िया दोहाकार हैं और आप साहित्यकार हैं, कई पुस्तकें आपकी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। पहली महाकवित्री है तो इनके लिए जोरदार तालियां, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। राष्ट्रीय गौरव सम्मान से आप सम्मानित हुई हैं। पर्यावरण के लिए आपका जो योगदान है वो मुझे लगता है पूरी दुनिया, भारत सब याद रखेंगे और अभी उसी को बचाने की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी चर्चा चल रही थी कि हमें एक जंगल उगाना है और नहीं है, और जो घूम घूम के मुझे लगता है साहित्य का जो एक नया सृजन करते हैं, मैं संजय शेफर्ड जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। उनकी भी कुछ पुस्तकें हैं, 0 माइल, एक स्याह फिरदौस, और बहुत अच्छे कवि भी हैं और परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले ही मुझे हिदायत दी गई है कि संक्षेप में कार्यक्रम को समेटना है। और मेरे साथ बिल्कुल मेरे बगल में रुपेश कुमार जी हैं, जो पत्रकार भी हैं, जो मार्केटिंग से भी जुड़े हुए हैं, और इनकी भी 6-7 पुस्तकें आ चुकी हैं और मस्त मौला इंसान है, जहाँ तक मैं इनको जान पाई हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और प्रश्नों की जिस कड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है, समय हमारा ये 12:10 से शुरू होना था, जो कि अब 1:05 हो गया है, तकरीबन 1 घंटा हम लेट चल रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी इस प्रश्न की जो फुहार है वो आप तक पहुंचाते हैं। और जिस आधुनिकता की मैं, परंपरागत साहित्य, मौखिक साहित्य रहा हमारा, जो कि आज भी हम, जैसे कि अभी सर बैठे थे और मैं बहुत प्रभावित हुई, वो गीता के इतने पूरी गीता उन्हें याद है, कंठस्थ याद है, ये बड़ी बात है। और यही परंपरा है हमारी भारत साहित्य के। बहुत सारे आयाम आए हैं, तकनीकी बढ़ गई है और तकनीक। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मधु जी, सबसे पहले प्रश्न लेकर मैं आपकी, मैं प्रश्न लिखकर अवश्य। महाकवित्री जी, मुझे बड़ा एवं आधुनिक साहित्य की जो विशेषता है खासकर, वो क्या है? सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी, यश सिद्ध मंच और रस सिद्ध समाज को। मेरा एक प्रति प्रश्न है आपसे, जो आपने प्रश्न किया है। प्रति प्रश्न ये है कि हम क्या जानना चाहते हैं, साहित्य की परंपरा को या परंपरा का साहित्य? हमारे डिस्कशन का मूल क्या है? क्योंकि साहित्य न केवल परंपराओं को वहन करता है,
वरन नई परंपराएं भी स्थापित करना है। जितनी परंपराओं को हम परिपालन आज तक करते आ रहे आदिकाल से, उनमें से अधिकांश की स्थापना साहित्य ने ही की। क्योंकि यदि हम परंपरा पर जाएं तो परंपरा हमें आदि से देखती है। बिल्कुल, लेखन नहीं था, दादी नानी की कहानियां आज भी सिर्फ हम सुनते हैं। वाचन। बिल्कुल बिल्कुल और श्रवण था। बिल्कुल। तो वो परंपरा काफी काल तक चली, गुरु से शिष्य तक, फिर शिष्य से उसके शिष्य तक। वो परंपराएं श्रुति के रूप में हमारी चलती रही, और वो श्रुति ही बाद में वैदिक साहित्य हुआ। फिर श्रुति से हमारी स्मृति, क्योंकि सुनेंगे फिर स्मरण करेंगे, फिर उसको आगे बहन करेंगे। आगे बिल्कुल। तो साहित्य हमको स्मृतियां दी। तो एक परंपरा श्रुति साहित्य की, जिसे हम आजकल वैदिक साहित्य भी कहते हैं। दूसरी परंपरा हमारी रही स्मृति साहित्य की, याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनुस्मृति, 6 स्मृतियां हैं। मैं सबको ज्ञाती है, मैं पॉइंट पर जल्दी आना चाहूंगी। तो हमको ये देखना है कि साहित्य है क्या, परंपरा से भी पूर्व, कि किसको हम साहित्य की संज्ञा देते हैं। वस्तुतः साहित्य है क्या? साहित्य एक जीवन जीने की पद्धति है, जो अंतर से आती है, और वो आंतरिक अनुभूतियां हमें बाहरी संचरण को नियंत्रित करने की प्रेरणा देती हैं, और हम कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति जो व्यक्त करते हैं वो किसी माध्यम से करें। लेखन ही एकमात्र माध्यम नहीं है। यहाँ जो इतने विद्वान वक्ता अभिभाषण देकर गए, वो भी साहित्य है। अगर हम परस्पर संबंधों के निर्वाह के लिए कुछ उद्गार व्यक्त करते हैं, वो भी साहित्य है। हम अपनी भावनाओं को दूर बैठे किसी अपने सुहृद तक, स्वजन तक लेखनी के माध्यम से पत्र द्वारा पहुंचाते हैं, तो वो भी एक साहित्य। बिल्कुल। तो साहित्य की परंपरा बहुत विस्तृत है, और कोई भी परंपरा जब वो आधुनिकता का पाना पहनती है, तो ऐसा नहीं है कि वो विलुप्त हो जाए। वो कहीं न कहीं अपने मूल स्वरूप में, अंदर अंतरात्मा के रूप में उपस्थित रहती है। इसलिए साहित्य चिरंतन है, उसको हम आधुनिक और पुरातन काल में नहीं बांट सकते। वो चिरंतन है, अनादि है, अनंत है। बहुत बढ़िया। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि साहित्य का उद्देश्य क्या है, साहित्य क्यों? मेरा प्रश्न था कि विशेषता क्या है, अगर आप वो बता देती तो हम नहीं, विशेषता अगर आपके नजरिए से किस चीज की विशेषता जानना चाहिए? पारंपरिक साहित्य और आधुनिक पारंपरिक साहित्य की विशेषता ये है कि वो अपनी परंपरा का निर्वाह अब तक कर रहा है। गीता कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगी, वेद कभी भी अप्रासंगिक नहीं होंगे, स्मृतियां, पुराण कभी भी अप्रासंगिक नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सर्वकालीन है, सर्वयुगीन है, सर्वहित के लिए उपयोगी है और सदैव रहेंगे। बहुत अच्छी बात, जोरदार तालियां मधु जी के लिए। तो ये विशेषता है। यह तो विप्लव होते हैं जो आज आप कह रहे हैं कि हम सांस नहीं ले सकते, हम तो जल्दी ही मर जाएंगे। ये प्रकृति के विपरीत आचरण से हुआ है। बिल्कुल। उन मूलभूत नियमों को विसार देने से हुआ है। क्योंकि प्रकृति तो इतनी बड़ी प्रयोगशाला है, उससे बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला नहीं हो सकती प्रकृति से बड़ी। वो अपनी प्रयोगशाला में अगर पानी में 3 तत्व मिलने हैं तो मिलने हैं, उससे पृथक पानी नहीं बनेगा। लेकिन हम नियमों के प्रतिकूल जाने की प्रवृत्ति है मानव की, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो नियमों के प्रतिकूल चलता है। और बिल्कुल सही कहा आपने।
और जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, कुछ आप लोगों को शंका हो जी तो पूछ हम सकते और हैं, भी बाकी प्रश्न मैं जी ये कहना, मधु जी हाँ अगर हाँ दोबारा होगा तो बिल्कुल बाकी बिल्कुल मैं और बहुत कुछ प्रश्न कहना हम चाहती जी हूँ। जी क्योंकि एक महिला और एक पुरुष की जो भागीदारी है वो एक इक्वालिटी की हम बात करते हैं, तो हम इधर ही चलते हैं। और चूंकि आप पत्रकार हैं और साथ में लेखक भी हैं रुपेश जी, पत्रकारिता की दृष्टि से मैं दूसरे प्रश्न पर बाद में आऊंगी, लेकिन मेरा जो आपसे प्रश्न है वह है कि क्या साहित्यिक कृतियों को अगर फिल्म से जोड़ा जाता है तो उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, ऐसा आप मानते हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं बस मैम की एक बात को मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैम ने कहा कि परंपरा जो है श्रवण से शुरू हुआ था, अब आपने आधुनिकता वाला एक सवाल पूछा। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब लिखते हैं और हम सब जानते हैं कि एक नया फॉर्मेट अब आया है, पेपर बैक के बाद ऑडियो बुक भी आया है। और ये ऑडियो बुक जो है वो क्या है, वो वही परंपरा है, हम सुनते हैं और सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो है जो इतिहास था, जो चीज है वो चीज आज है नए कलेवर में, आधुनिक रूप में, राइट। तो अब आपने कहा कि कृति का बढ़ता है या नहीं, इसमें विरोधाभास है मेरे हिसाब से। रीजन क्या है, एक ऑथर के रूप में अगर हम कुछ चीज लिखते हैं और जब वो फिल्म बनती है या कुछ और चीज बनती है तो उसमें जो उसका एक डायरेक्टर होता है उसका भी इनपुट आ जाता है। फिर उस जगह पे उस डायरेक्टर की जो सोच है और एक ऑथर की सोच है बहुत जगह वहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखो अगर मैं देखूँ थोड़ा बहुत जो भी मेरी जानकारी, इतनी हैसियत तो है नहीं बोलने की पुराने साहित्यकारों के ऊपर और जो भी है, रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा वो भी तो परंपरा में उन्होंने लिखा ना, अपनी कविताओं में बिल्कुल लिखा है ना। चला आज कितने लोगों का है वो, क्या हमारे पास वो नाम है? नहीं है ना। तो ये चीज है और ये फैक्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने रुपेश जी। और बाजारवाद का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं साहित्य के ऊपर है और इससे नकारा भी नहीं जा सकता। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस बात को स्वीकार करें तो कोई अतिशयोक्ति होगी, और हम इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उस पीढ़ी तक भी ये बात साफ साफ जा रही है। और अगर साहित्य को इस क्षेत्र की तरफ जो बाजारवाद का एक नाम है जो ठप्पा लग गया, तो वो पीढ़ी को भी समझने की जरूरत है। और मैं संजय जी के पास आना चाहूंगी। जी जी जरूर। अभी रिसेंट एग्जांपल है विनोद कुमार शुक्ल जी का नाम आप सब ने, जी बिल्कुल, वो 30 लाख की रॉयल्टी आज जाके उनको मिली और उसके ऊपर भी इतने सारे सवाल हुए, है ना। वहाँ भी बाजार आया तब जाके उनको आज दीवारों इस दीवार में खिड़की दिया ने जो काम किया वो चीज आज के ऑथर के साथ तो हो ही रहा है। बिल्कुल सही बात। संजय जी घुमक्कड़ हैं आप, घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन संजय जी थोड़ी देर के लिए मैं रोकूंगी क्योंकि इक्वालिटी की हम बात कर रहे थे। मधु जी के पास चलेंगे। जी जी। और मधु जी आप पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ आपके लिए प्रश्न है कि पारंपरिक साहित्य और आधुनिक साहित्य में मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को कैसे दर्शाया गया है? सबसे पहले जिस प्रांगण में मैं बैठी हूँ उस स्कूल को मैं देख रही हूँ जिस तरह नर्चर कर रहे हैं कैरेक्टर को, और गुड, आप बहुत प्रभावित होंगी और बहुत खुश भी। जी मैंने सुना तो मैं बहुत प्रभावित हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज इस मंच में मधु मैम के बराबर में बैठने का मौका मिला। मैत्रेय सर का मुझे सानिध्य मिला और हमने बात की पहली बार मेरे दर्शन के लिए इस महान पुरुष के, और मेरी मित्र बैठी हुई है। कम लोग हैं लेकिन तालियां अगर बजेंगी तो हमें भी थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। ठंड बहुत है हापुड़ में, तो थोड़ी सी जोरदार तालियां। कोई ताली की जरूरत नहीं है। महेश जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे मित्र हैं वो, और एक बार मेरे कार्यक्रम में भी आए थे, ये लोग हैं। मैं तो देखिए साहित्य मैं इलाहाबाद की पढ़ी हूँ, बुंदेलखंड की पढ़ी हूँ, तो महादेवी वर्मा जी के घर के सामने से जब हम निकलते हैं लिखने के लिए, मेरे फादर कहते थे कि 200 ऐसे पढ़ोगी, तो उस टाइम तो साइंस पे आता था, हम लोग पढ़ते थे, तो उस कलम में जो स्याही है ना वो इलाहाबाद की मिट्टी की आ गई, तो थोड़ा बहुत लिखना मुझे भी आ गया। मैंने भी 17 किताबें लिखी, लेकिन जब अटल जी पे लिखा
तो राजनाथ सिंह सर ने उसका इनॉग्रेशन किया, और अटल जी की मैंने संवेदनाएं भी लिखी। जहाँ पोखरन लिखा तो संवेदनाएं भी लिखी। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कवित्री है या कवि है वही संवेदनाओं को जी सकता है। मैं हरिशंकर परसाई जी को पढ़ती थी, और प्रेमचंद जी की गोदान पढ़ लीजिए, हम लोग रोया करते थे। महादेवी वर्मा जी का गिल्लू जब हम मम्मा पढ़ के सुनाती थी तो हमारे आंसू बहा करते थे, और ताऊ जी आते थे तो कहानी सुनाते थे। श्रवण की बात है, देखिए बातें बहुत बड़ी सबको आती हैं, सब साहित्यकार हैं, लेकिन मैं जानती हूँ जिन लोगों में संवेदनाएं हैं, कुछ करने का जज्बा है, जिनके डीएनए में चीज़ें तो होती हैं, लेकिन उनके माता पिता ने और स्कूल जिसको नर्चर करता है। मैं क्रॉसफिट में पढ़ी, कॉन्वेंट स्कूल था, लेकिन घर से जो हमें शिक्षा मिली उसने मेरी लेखन को बहुत सशक्त बनाया, और लेखन वही जो सार्थक है, बकवास नहीं। आज क्या हो रहा है, आज कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस मंच पे बैठी हूँ तो मैं कहूँगी, मैं अखबारों में भी लिखती हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लिखती हूँ, लेकिन आज प्रकृति, आपने बोला ना, प्रकृति आज उस रूप में आ गई है कि आज उसका दोहन इतना ज़्यादा अब ये कहिए कि बातें और साहित्य से ऐसा नहीं है, देयर शुड बी सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यदि हम गंगा की, मैं गंगा संरक्षण समिति की मेंबर हूँ, हम गंगा की बात करें तो बच्चे को ये सिखाएं ना कि इसके पानी में बीओडी सीओडी कैसा है, ये नहीं कि हमने पॉलिथीन उठा दिया। तो आई ऑलवेज बिलीव इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसीलिए मैंने जो भी काम किया, पौधे लगाए, मियावाकी जंगल जो आप यहाँ बोल रहे हैं, ये मैं 2013 में अकीरा मियावाकी, क्योंकि मेरा बॉटनी सब्जेक्ट था, तो हम लोगों ने ये बहुत सारे लगाए, 70 हमने मियावाकी लगाए, सांस्कृतिक वाटिकाएं लगाई, पौधों से बच्चों को जोड़ा। देखिए प्रकृति की बात हो रही है, हमने पौधों से जोड़ा तो बच्चों को बताया उसके बारे में सब कुछ, सिस्टमेटिक पोजीशन, बोटैनिकल नेम, वो किस फैमिली से आता है, उस फैमिली के क्या गुण है। जैसे हम आते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों का कुछ हर मनुस्मृति में जो लिखा है, हर वर्ग का आज कुछ फर्क नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ विशेष गुण हर एक में होते हैं। उसी तरह से मैंने बच्चों को नर्चर करने की कोशिश करी। बच्चे तो तर्क वाले होते ही हैं, उनको तो तर्क चाहिए होते हैं, और हमेशा मेरा रहता था कि ओपन सेशन होना चाहिए। अभी मैंने 700 प्रशिक्षु एसआई सब इंस्पेक्टर आए थे, देखिए वो लोग बहुत, उसी में से कोई आईपीएस भी बनेगा, लेकिन वो लोग सुनना चाहते हैं। बच्चे आज भी कहानी अगर हम उनको सुनाएंगे तो बहुत कुछ उनको समझ आता है। तो पहले हम क्लियर हों कि हम क्या कहने जा रहे हैं, पहले हम क्लियर हों कि हम क्या कर रहे हैं। पर्यावरण विद ये सब तो बहुत बड़ी बातें हैं। हमारे आपके जो डीएम साहब हैं, इनके साथ मैंने बहुत काम किया। हमारे यहाँ ये वीसी रहे, एमडीए मेरे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अभिषेक सर, क्योंकि मैं इलाहाबाद से पढ़ी हूँ तो हमेशा मेरे जूनियर की तरह मुझसे बात करते हैं, और द सीनियर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो दिस काइंड ऑफ कल्चर मेक्स अस प्रायोरिटी वाइज द गुड पर्सन एंड कैरेक्टर वाइज पर्सन। कविताएं मैं भी लिखती हूँ, अगर आप मौका देंगे तो मैं भी कविताएं जरूर हम सुनेंगे। लेकिन साइंटिफिक डिजाइनिंग ऑफ प्लांटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मिट्टी में सारे पौधे लग गए, ऐसा नहीं हो सकता। हर मिट्टी को एक जगह चाहिए, एक मिट्टी, बुंदेलखंड की मिट्टी अलग है, जब वहाँ के पौधा हम यहाँ लगाते हैं तो हम वहाँ की मिट्टी लेकर आते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं कि बुंदेलखंड का पौधा यहाँ लग रहा है। उसी तरह से अपने नेटिव प्लांट नीम है, ये सब चीज़ें हमें नर्चर करनी चाहिए। रिसेंटली मैंने अभी सप्त ऋषि वन बनाया है, 7 ऋषि कॉन्स्टेलेशन, हमारा जो ऊपर है ध्रुव, 7 ऋषि हमारे रहे हैं, हमारी साहित्य में आप लोग पढ़ते भी होंगे। हर ऋषि ने किसी न किसी पेड़ के नीचे या तो शिक्षा दी होगी या मेडिटेशन किया होगा। तो बच्चों को मूर्ति के साथ ऋषि के बारे में पूरा ज्ञान, जो पेड़ है, धूप घास भी है, उसमें वृक्ष नहीं है, धूप घास वो घास है जो मृत्यु से लेकर हमारे शादी संस्कार तक हमारे हाथों में पवित्र है, गणेश जी पे चढ़ाई जाती है। तो संस्कार अंग्रेजी और हिंदी से नहीं, संस्कार चरित्र से रोपे जाते हैं। और गंगा पे लिखी है कि टेक्निकल चीजें क्या हैं। आज हमारे साहित्यकारों को भी टेक्निकल होने की जरूरत है, तभी कुछ बदलाव आएगा। बिल्कुल मधु जी, तकनीक की बात आपने की, और संजय जी के पास में तकनीक को लेकर ही एक प्रश्न लेकर आ रही थी, और आपने मेरा काम थोड़ा सा आसान कर दिया। मधु जी के लिए जोरदार तालियां। और संजय जी, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि आप घुमक्कड़ हैं, क्योंकि आपके परिचय में शुमार है, परिचय में आपने लिखा है कि मैं घुमक्कड़ हूँ, मुझे घूमना पसंद है। और घूमने का तात्पर्य ये नहीं है कि आवारागर्दी, घूमने का तात्पर्य ये है कि मैं हर उस जगह को जाता हूँ, उस जगह को, उसकी संस्कृति, उसकी धरोहर को पहचानने की कोशिश करता हूँ और उससे कुछ सीखता हूँ। यहाँ पर ये है इसका अर्थ, लेकिन फिर भी मैं रोमांचित हूँ बार बार ये बोलकर। आपके पास वही प्रश्न कि आधुनिक साहित्य में तकनीक जो एक विषय आया है, तकनीकी ज्ञान जो, और तकनीक से हमारा साहित्य जुड़ चुका है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कोई खाना बनाते हैं,
सब्जी बना ली। तो जो आधुनिकता है, चाहे जो ये समय का एक काल जो आता है, वो मुझे लगता है कि वो छौंक लगाने का काम करता है। लेकिन जो मौलिक जो एलिमेंट्स हैं, जो राइटिंग के एलिमेंट हैं, जैसे आपका आइडिया क्या है, थॉट क्या है, एक्सपर्ट थॉट क्या है, कंटेंट क्या है और क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये साहित्य, ये सारी पहले से तय हैं। आज कोई नई बात नहीं है, आज कलेवर नया आया है, माध्यम नया आ रहे हैं और बहुत तेजी से गेहूं की रोटी वैसे ही बननी है, लेकिन उसमें हाँ। कुछ चीजें मिल रही हैं, हाँ। तो जिससे स्वाद अलग हो रहा है। बिल्कुल, कहने का बस तात्पर्य यह है। जी। कलेवर बदल रहा है और नए नए माध्यम आ रहे हैं और एक साथ बहुत सारे माध्यम आ रहे हैं जी। और हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एज में है। लेकिन जो आज जिसे हम ऑक्सफॉर्ड में पढ़ रहे हैं, जैसे हम जाएंगे तो हम जब मतलब शुरू में हम पढ़ते थे, जब हम स्कूल कॉलेज में थे, जब हमें बताया जाता था कि राइटिंग के तत्व क्या हैं, तो ये समझाया जाता था कि जो बेसिकली किसी चीज़ को जानने की दो चीज़ें हैं। तो मैं ट्रैवलर हूँ और तो मेरे लिए ये दोनों इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला एक है ज्ञान और दूसरी है दृष्टि। हम इन्हीं दो चीज़ों के आधार पर तय करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है। लेकिन ज्ञान कभी कभी कुछ और कहता है और दृष्टि कुछ और कहती है। बिल्कुल। तो दोनों में भी आपस में विरोधाभास है, सामंजस्य नहीं स्थापित हो। सामंजस्य नहीं है ना। तो जैसे आप मान लीजिए कि ज्ञान कहता है आकाश अनंत है, लेकिन बाहर निकल के हम देखेंगे 5 किलोमीटर बाद झुका हुआ दिखाई देगा। अब ज्ञान कहेगा कि पेड़ को अगर देखते, दृष्टि कहती है भारी भरकम पेड़ है, लेकिन ज्ञान कहता है कि एक बीज का सबसे बड़ा रूप है। तो दोनों का जो विरोधाभास है ज्ञान और दृष्टि से, वहाँ से एक नज़रिया डेवलप होता है और उस नज़रिए से ही, वो नज़रिया ही है, वो पर्सपेक्टिव है ही है, जो एक पढ़े लिखे इंसान को एक साहित्यकार बनाता है, एक कलाकार बनाता है ना। तो जो मौलिक जो डिफिनेशन है, वो साहित्य की कभी नहीं बदलेगी, कलाओं की कभी नहीं बदलेगी। नए नए कलेवर आएंगे, एक्सपेरिमेंट होगा, चीज़ें बदलेंगी। और जहाँ तक एलिमेंट की बात है, जैसे हम जिसको अब हम पढ़ रहे हैं कि आइडिया क्या है, थॉट क्या है, एक्सपर्ट थॉट क्या है, कंटेंट क्या है, क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन क्या है, किस जगह के बारे में लिखा जा रहा है, स्थिति क्या है और उस समय अथवा समय काल क्या है। अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ बदलती है तो चीज़ों के मायने बदल जाते हैं। बिल्कुल ना, यही बात अगर हम हापुड़ में कह रहे हैं, रह के कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन दिल्ली में चीज़ें बदल जाएंगी ना, कहने के चीज़ों के मायने ही बदल जाएंगे ना। तो जो मधु मैम ने अभी जो बोला सबसे पहले कि चीज़ें तो बदलती रहती हैं, लेकिन उसका जो मौलिक स्वरूप होता है वो कभी नहीं बदलता। जनश्रुतियाँ नहीं बदलेंगी, वेद नहीं बदलेंगे, हमारे पुराण नहीं बदलेंगे, हमारे क्लासिक्स जो साहित्य वो नहीं बदलेंगे। तो मुझे लगता है कि इतने सारे बदलावों के बीच में भी साहित्य एक दूरी तय कर रहा है, एक ऊंचाई तय कर रहा है। और आज के समय में हमें निगेटिव जाने की बजाय, चाहे किसी अलग संदर्भ में देखने की बजाय, कि आधुनिकता मतलब किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर रही है, ये विस्तार देने का काम कर रही है। मेरी किताब जो ज़िंदगी जीरो माइल है, चाहे एक स्याह अनुभव, 2022 में पब्लिश हुई थी। 2023 में सेम पब्लिशर ने उसका ई बुक्स निकाला और 2024 में उसका ऑडिबल पर ऑडियो बुक आया। तो आप सोचिए ना, एक किताब, हाँ, एक किताब मैंने छापा था और वो किताब अगर हम फाइनेंशियल, आज के टाइम पे बाजार हमारे घर तक घुस चुका है, तो इकोनॉमी बहुत जरूरी है ना। आपको मतलब साहित्य में तकनीक का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है और आगे भी स्थिति ऐसी रहेगी। हाँ, पहले भी था, पहले क्या था ना कि कला गैरुपेश भाई की लगभग समांतर ही होगी, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ जो बच्चे, मैं एक एड एजेंसी में गया था, ऐसे ही मेरा वर्कशॉप था और मैं मतलब ट्रैवलिंग ही मेरा मेन जेनर है। मैं टॉप 10 वर्ल्ड के टॉप 10 ट्रैवलर में मेरा नाम 2022 में आया था। तब से मैं इधर उधर स्कूल कॉलेज फेस्टिवल में जाने लगा। तो मैं जब वहाँ गया एजेंसी में, तो वहाँ सारे बच्चों की जो एज थी 19 से लेके 24 साल तक, सबकी जो सैलरी थी 55 से लेके 70,000 रुपये तक, और कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जिसके हाथ में एक आईफोन और एक सिगरेट का पैकेट, चाहे लाइटर ना हो। हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो
हमने कहा क्या करते हो तुम लोग यहाँ पर? तो उसने कहा कि हम लोग वर्चुअल प्रॉपर्टी सेल करते हैं। तो मेरे लिए तो नई बात थी, मतलब हमने लैंड सुने हैं, प्लाट कट रहे हैं हमारे बगल में, हम खरीदने के बारे में भी कभी कभी सोच रहे हैं कि ठीक है फ्लैट नहीं ले सकते, थोड़ा दूर जाके हम कहीं प्लाट ही ले लेते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं वर्चुअल प्रॉपर्टी डील करता हूँ। और तो मैंने कहा और बाकी लोग बोले सभी लोग यही करते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा क्या होता है इसमें? उन्होंने बोला कि इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी है ही नहीं, जो जैसे फेसबुक पर जो प्रॉपर्टी है ही नहीं उसको हम लोग बेचते हैं। तो मैंने कहा यार अब हाँ, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही मुश्किल काम है यार, ऐसे कैसे, मतलब ये तो बहुत पंगे वाली हवा चीज़ है। महल बनाने वाली बात है। हाँ, कोई कहीं पैसे दिए डूब गए। तो कहता है कि मैंने खुद 15 लाख रुपए की 200 गज जमीन वर्चुअल प्रॉपर्टी ली, और फिर हमारी बातें हुई, खत्म हो गई। दोबारा जब मिला तो उसने बोला कि सर मैं उसको बनवा रहा हूँ, जो उसने प्लाट वर्चुअल प्रॉपर्टी जो बनवा रहा हूँ उसको अब उसको हम फ्लैट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो मैंने कहा फिर बोला कि फिर रेंट पे चढ़ेगा। तो उसने 10-15 लाख रुपए लगा के फिर से प्रॉपर्टी बनाया और उसको रेंट पे भी चढ़ाया। तो उसको कुछ 20,000 कुछ रुपए रियल में उसके अकाउंट में पैसे आते थे। मतलब ऐसा नहीं, मतलब हमारा दुनिया, मतलब कितना हम दुनिया मैं बस कितनी ये बदल गई है। आप हाँ, ये मैं यही बताना चाहता हूँ देखिए, ना। ये कोशिश है ये बताने की कि दुनिया कितनी बदल गई तो है। उसको पर मंथ 20-22 हजार रुपए रेंट आने लगा, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद। और फिर जब नेक्स्ट टाइम ऐसे कभी हमारी मुलाकात हुई गया तो उसने बोला कि सर मेरी जो प्रॉपर्टी थी ना उसके बगल में मैकडोनल्ड खुल गया है। तो मैंने कहा फिर क्या होगा? वो कहता है कि जो रेंट है अब बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अभी टाइम पे जो बच्चे जिनको हम ये कह रहे हैं कि बहुत ही सीरियस नहीं है, हमारी परंपरा नहीं ले सकते, बेसलेस, तो पैरेलल यूनिवर्स डेवलप हो रहा है। आप सोचिए ना, जिन हम लोगों के टाइम पे मैंने लगभग 30 साल की उम्र में मैंने अपनी पीएचडी की है, और उसके बाद पहली नौकरी जो की थी वो 13,000 रुपए की। आजकल 19 से 22 साल तक बच्चे जाते जाते इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। तो कम से कम एक जगह तो उन्होंने जीता है ना। बिल्कुल संजय जी, तो आपके अनुसार तकनीक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा और रोल आने वाले है, समय में भी होगा। और बढ़ेगा। मैं यही बार बार कहूँगा कि इसका विस्तार है, साहित्य का विस्तार है, इसको एक नया फ्लेवर देने की कोशिश है, और बाकी तो मौलिक रूप से साहित्य तो साहित्य। बिल्कुल, साहित्य तो साहित्य है। जोरदार तालियां। और चाहे क्योंकि हमारी जो चर्चा है वो अपने चरम पर है, लेकिन चूंकि दो कवित्री, एक महाकवित्री और एक कवित्री शिक्षाविद बैठी हैं, इन्होंने कहा था कि कोई कविता ये सुनाना चाहती है, लेकिन एक अंतिम प्रश्न भी कि अगर आप कुछ सुनाना चाहती हैं तो जरूर सुनाएं। और हेलो, इस आग्रह के लिए तो प्रस्तुत नहीं थी मैं, पर मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया तकनीक का, लेकिन प्रकृति अपने आप को दोहराती है। यहाँ कहते कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और होता यह है कि जब हम तकनीक की पराकाष्ठा पर पहुँच जाएंगे तो हम फिर पुनः पुरातन की शरण में जाना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग जाने लग गए हैं, वो प्रवृत्तियां दिखाई पड़ने लग गई हैं। तो अति सर्वत्र वर्जित, जैसा हमारे यहाँ कहा गया ना कि तकनीक की अति भी बुरी है। जब तकनीक नॉर्मल स्थिति में थी तो संसार जीने के लिए इतना बुरा नहीं था, है ना। और अब जब तकनीक की पराकाष्ठा है तो संसार जीने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं रह गई है। तो हमें पुनः जाना होगा अपने पुरातन की ओर, अपने सनातन की ओर। आधुनिकता से हमें परंपरा की ओर, पहले हमने परंपरा से आधुनिकता की ओर सफर किया, यात्रा की, अब हमें पुनः परंपरा की ओर अब हमें रिवर्स होने की जरूरत है, पीछे जाने की आवश्यकता हमको होगी। चलिए मैं 2-4 दोहे सुना देती हूँ कि प्रेम नहीं है कामना, प्रेम नहीं है भोग, प्रेम नहीं है कामना, प्रेम नहीं है भोग, प्रेम नाम अद्वैत का
इसमें कहाँ वियोग, वाह, वाह, प्रेम बहुत नाम सुंदर, अद्वैत का, बहुत सुंदर। इसमें कहाँ वियोग। और एक और दुहा देख ले कि मची, वही परंपरा से आधुनिकता की ओर, जी कि मची हुई संसार में ऐसी भागम भाग, मची हुई संसार में ऐसी भागम भाग, जैसे सूखे फूस के पड़ी हुई जो आग, पीछे सूखे फूस के, क्षमा करें मैं दोबारा से कहती हूँ, कि बची हुई संसार में ऐसी भागम भाग, पीछे सूखे फूस के पड़ी हुई जो आग, पीछे सूखे फूस के पड़ी हुई जो आग। और एक और देख लें, एक राजनीति पर व्यंग देख लें कि ये सत्ता की बांसुरी इसके टेढ़े राग, ये सत्ता की बांसुरी इसके टेढ़े राग, उतनी उजली चुनरी जितने गहरे दाग, उतनी उजली चुनरी जितने धन्यवाद आपका, बहुत गहरे सुंदर। दाग। और आपने आग्रह स्वीकार किया। और अंतिम प्रश्न मैं आप सभी के पास एक ही प्रश्न लेकर आऊंगी और अपने अपने आप विचार में, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं रहा है। प्रश्न है कि भविष्य के साहित्य को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये परंपरा की तरफ साहित्य लौटेगा या प्रयोग धर्मी बनेगा? मैं मधु जी आपसे शुरू करती हूँ। मुझसे अच्छा ठीक है, आप बोलिए। ये तो मैं पहले ही संकेत दे चुकी हूँ कि हमें परंपरा की ओर लौटना होगा, साहित्य भी लौटेगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि हमको आज के युग में अगर हम कोई कालजयी रचना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी रचनाएं आज होती हैं कल दम तोड़ देती हैं, जी क्योंकि वो अभी अभी उसका महत्व है, कल उसका महत्व नहीं रहेगा। तो साहित्य जो भी रचे वो कालजयी होना चाहिए, उसकी महत्ता बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। जैसे जैसे समय व्यतीत हो, वो जैसे अभी हम बहुत उदाहरण दे सकते हैं, अभी रश्मिरथी का भी उदाहरण आया था, बहुत सी रामायण है, चौहान जी की जो बहुत सी, रचना है झांसी तो की रानी, उनकी उनकी हर युग में हर युग प्रासंगिक में है। उनकी प्रासंगिकता जी, है, जी, बिल्कुल। और हर युग में उनका मूल्य वृद्धि हो रही है, बिल्कुल। वो घट नहीं। अब आज हमने आज कोई बात कही और परसों उसका कोई औचित्य नहीं है, तो ऐसे साहित्य का सिर्फ छपास के लिए, सिर्फ छपने के लिए, सिर्फ अपने नाम के लिए हमें लेखन नहीं करना चाहिए। लेखन हमें करना चाहिए साहित्य के असली आशय का जो बयान कर सके। साहित्य का असली आशय है कि जो समाज के हित को ध्यान में रखते हुए रचा जाए, वो साहित्य। बहुत सुंदर बात आपने कही। उसके अतिरिक्त किसी को हम साहित्य की संज्ञा नहीं दें। जी डॉक्टर अगर वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है जी तो वो साहित्य मधु जी बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया है। और यही प्रश्न मैं आपके पास लेकर आती हूँ और मैं चाहूंगी कि संक्षिप्त में उत्तर दें। मैं हमेशा चार संक्षिप्त जी में और बोलती हूँ। 4 पंक्तियां यदि आप सुनाना जी, चाहें तो सुना पहले सकते हैं। पंक्तियाँ सुना दूँ क्या? सुना दीजिए। कभी मैंने लिखा था अपने कॉलेज के टाइम पे, आज मुझे पुरानी यादें ताजा हो रही नहीं हैं आज। ताज़ा नहीं, बहुत नीरज जी ने कहा था मधु तुम मुकम्मल हुई, जबकि मैं साहित्यकार नहीं हूँ। जी मैंने लिखा था, आज मुझे एक बात बता दो, तुम अपने से क्यों लगते हो? खुलकर आंख न खुलना चाहे उस सपने से क्यों लगते वाह हो? वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रथम मिलन पर लगा न जाने जैसे लाखों बार मिले हो, कई कई जन्मों के धागे लेकर मेरे साथ सिले हो। वाह कृष्णा जैसे पूर्व जन्म के तुम परिचय से क्यों लगते हो? आज मुझे एक बात बता दो, तुम अपने से क्यों लगते हो? एक और है, 4 लाइन और है, जी बहुत जरूर अच्छी है। जरूर। जीवन के कटु तिक्त, तिक्त हमारे यहाँ इलाहाबाद साइड में कड़वे को कहते हैं, तिक्त कसैले पन को तेरा साथ मिल गया, जीवन की दुरूहताओं को शब्दकोश अनुवाद मिल गया। इतनी कठिन परिस्थिति में भी सरल प्रश्न से क्यों लगते हो? आज मुझे एक बात बता दो, तुम अपने से क्यों लगते हो? देखिए ये तो हुई कविता, मैं कवित्री नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगा। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। इतनी अच्छी कविता सुनी आप लोगों ने, मुझे लगता है ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। नहीं, जीवन की दुरूहताओं में सरल प्रश्न से क्यों लगते हो? इट्स वेरी वेरी टची काइंड ऑफ थिंग ना।
तो मैं यही कहूँगी जीवन में जब भी आज हम पुरानी मान्यताओं की ओर दौड़ सारा अलग रखो गाय को लो, वो सब डस्टबिन कल्चर में आ गया है। तो जब हम पर्यावरण को हम पुराना या पूरी पुरानी चीज़ें वही कहानियाँ भी माएँ सुनाने लगी हैं, चाहे वो मोबाइल से सुनाती हैं, तो हमें बदलना होगा। अगर इस जीवन को आगे सतत चलाना है, गंगा को अविरल बहने देना है, तो साहित्य भी हमारी गंगा ही है, इसको बहने देना है तो पुरानी मान्यताओं को ज़रूर दोबारा हम उसी रूप में लेकर आएँ, तभी संभव है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रुपेश जी। यही प्रश्न ऐसा है, ठीक है, हर दौर का अपना अपना होता है, आगे का क्या होगा। बस एक चीज़ जो थी तकनीक और साहित्य के ऊपर जो आपने बोला, तो तकनीक आपको हेल्प कर सकता है, सब कुछ करेगा, लेकिन साहित्य जैसा मैम ने बोला, सब जानते हैं कि इमोशन का खेल है। तो ये अब हम सब जानते हैं कि मशीन सब कुछ कर सकता है, क्या वो इमोशन दे सकता है? नहीं दे सकता। नहीं दे बिल्कुल, सकता। रोबोट सब बस। कुछ कर सकता है, लेकिन तो रोबोट फिर के अंदर भावनाएं नहीं है, भावनाएं संवेदनाएं नहीं है। जी बस बिल्कुल। वो भावनाएं जैसे जैसे जाएंगी, उनको दूर तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, वो तकनीक करेगा, और भावनाओं को देने का काम जो सब लोग बैठे हैं बिल्कुल वो बिल्कुल। करेंगे। रुपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत संक्षेप में बहुत सटीक उत्तर आपने दिया। और संजय जी क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि अभी जिस एक दौर होता है, दुनिया एक दौर देखती है, और दौर अगर हम पिछले 200 साल का इतिहास देखें, वो बहुत ही अच्छे से डिफाइन है। वहाँ पर हम जितना डिस्कशन कर रहे हैं वो सब ऑलरेडी मतलब बहुत अच्छे से डिफाइन है। जैसे उदारवाद था, आधुनिक काल था, अभी हम उत्तर आधुनिक काल में हैं। आप देखोगे जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया सदमे में चली गई थी, पूरा यूरोप दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद ताइवान युद्ध हुआ, तो वहाँ पर एकदम से लोग उदासीन हो गए थे, अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, कोई बाहर निकल ही नहीं रहा था। और उसी समय एक दौर आया, शुरू होता है बीट आंदोलन, जो सबसे बड़ा आज तक का और सबसे पहला लेखकों का आंदोलन है, आर्टिस्टों का आंदोलन है। और वहीं से निकलती है जो जिप्सी होते हैं, जो जिप्सी कल्चर वहाँ से निकला, और जिप्सी ट्रेल जो है पेरिस से निकलकर म्यूनिख, काबुल, इस्तांबुल, फिर ये अपना दिल्ली, और दिल्ली में आके उसका और भी विस्तार होता है ना। तो ये अलग अलग टाइम फेज पे अलग अलग ऑलरेडी डिफिनेशन है इसकी। अभी उत्तर आधुनिक काल जो है, हम लोग मतलब पोस्ट मॉडर्न एज इसको बोलते हैं, इसमें ऑलरेडी कहा गया है कि परिभाषाएं टूटेंगी, सच्चाइयाँ बिखरेंगी, सच कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो अभी हम अगर बदलाव के दौर से हम चल रहे हैं ना, तो ये शायद हम बहुत शुरुआत में हैं। आप देखिए ना, सच क्या है, आज समय के साथ साथ सच बदल रहा है। आप कोई चीज़, आप किस चीज़ को कहोगे सच है? आज मैं अच्छा इंसान हूँ, कल नहीं रहा, तो आप डिफिनेशन तो गई ना, शाम तक मैं कुछ और हो गया। तो हम उत्तर आधुनिक काल में हैं, इसमें परिभाषाएं टूटेंगी, बदलाव आएंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, और उसके बाद कुछ बेहतर निकलेगा। और जो बेहतर है, जो शीर्षण है, वही शाश्वत है, अनंत है, और वही साहित्य। बहुत बढ़िया, बहुत शाम। क्योंकि अभी मैं लास्ट वीक एक एटॉमिक सेंटर में था, एटॉमिक एनर्जी सेंटर, कि यहाँ पर हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, और जिससे एनर्जी निकलती है, और लगभग 800 किलो कोयले से जितनी एनर्जी, वो इतनी 1 ग्राम यूरेनियम से निकलती। बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा लेकिन इतनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल करते? बोले हमारे पास ये हैवी वाटर और कुछ मॉडरेटर होते हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं। मींस मॉडरेटर्स आर टू कंट्रोल द पैनलिस्ट, बिकॉज पैनलिस्ट आर द पर्सन हु नोज व्हेन टू स्टार्ट बट दे नेवर नो व्हेन टू फिनिश। तो उसे फिनिश को मॉडरेट करना, ये काम मॉडरेटर का होता है। व्हेन विद इन टाइम लिमिट अगर वो मॉडरेट करते हैं, दे आर गुड मॉडरेटर। उन्हें सुनना नहीं है, उन्हें निकलवाना है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर भी बहुत शानदार पैनल डिस्कशन रहा, बहुत शानदार चीज़ें हुई। और मैम, मुझे भी लगता है कि 35 मिनट्स आर नॉट एनफ जब इतने लोग बैठे होते हैं। पूरी अगली बार से कुछ करते हैं, ठीक है। और अभी मैं चाहूँगा डॉक्टर अशोक मैत्री सर यहाँ पर आए, और हमारे जो मंचासीन पैनल सभी को पहना दीजिए, फोटो तो एक साथ हो जाएगा। वो मेरी सखी भी है। हाँ, टाइम का मुझे तो टाइम भी देखना है। ऊर्जा का संचार है। संजय भाई माफी चाहूंगा, ऐसा बोलना पड़ता है। रुपेश जी ने कहा मुझसे, बोले ऐसा बोलते रहना। ओके 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 ओके। संजय जी ने तो दिल जीत लिया।
सच में मुझे बाइंड नहीं करने दिया आपने। समय ही इतना 35 मिनट बहुत थोड़ी आगे से 40 मिनट कर देंगे सर बड़ी कृपा करेंगे यार बड़ी कृपा इस करेंगे डिस्कशन के लिए एटलीस्ट मैं 4 लोगों के साथ 1 घंटा 2 hours होने आप करते हैं मुझे पता है मतलब 30 मिनट्स ईच यदि आप पूरी बात बोल पाएंगे तो आपने इतना टाइम बड़े तो बड़े भूमिका में लोगों निकल के जाता साथ- है इतना टाइम तो भूमिका में मैथ्यू सर के साथ ये ऐसा सीधा सीधा आशीर्वाद पकड़ लीजिए किसको सीधा मिलता है? इधर आ जाओ अरे उधर पकड़ाते रहो बेटा ये भी उल्टा है ये तो वैज्ञानिक को रखते हैं जो उल्टे को सीधा करते हैं और वैज्ञानिक मॉडरेटर रखते हैं सर बहुत अच्छा आप लोग एक चीज और बता दूं, ये जितने भी पैनलिस्ट और मॉडरेटर हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने एक बार बोला था और वो इतने सहर्ष तैयार हो गए। और मजे की बात, मधुबाला जी बोली मैं तो 2 दिन भी